क्या यहाँ कोई है जो कभी उत्तर में बसे फाटाविल गया हो? हाल ही में मैं अपने होम टाउन के बारे में बहुत सोच रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट पर ऐसे लोग ढूंढना मुश्किल हो गया है जिन्होंने उस जगह का नाम भी सुना हो। मेरे पोते पोती कहते हैं कि इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन साफ है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो फाटाविल से हो या वहाँ गया हो, या आप खुद ही क्यों ना हो, तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें। मैं अपने होम टाउन की कुछ यादें ताज़ा करना चाहूँगा। पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम ग्रेग है। अब मेरी उम्र 60 के आसपास है। 22 साल की उम्र में एक नौकरी के लिए मैंने फाटाविल छोड़ दिया था और फिर मैं वहाँ कभी वापस नहीं गया। मुझे लगा कि जो कुछ मुझे याद है वो आप सबको बताना शायद मेरे लिए अच्छा रहेगा। भले ही आप मुझ पर भरोसा ना करें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिलचस्प लगेगा। अगर आप फाटाविल की और कहानियाँ सुनना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइए। कहने को सच में बहुत कुछ है। फाटाविल एक अच्छी जगह थी, और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और यादों में डूबा रहता हूँ। उस शहर की अपनी परेशानियाँ थीं, लेकिन वहाँ की सड़कें सुरक्षित थीं। अपराध कम था, लोग भूखे नहीं रहते थे, और हमारे शहर में बहुत खूबसूरत पार्क थे। वहाँ की हरियाली में खोकर आप घंटों घूम सकते थे। हम अपने बागों को खुलकर बढ़ने देते थे, उन्हें जंगली होने देते थे। उन्हें बस तभी काबू में किया जाता था जब वो रास्तों पर कब्जा करने लगते थे। लेकिन हमारे बागों को ये बुरा नहीं लगता था। उन्हें शायद हमारी अटेंशन पसंद थी। हमारे और हमारे बागों, हमारे पार्कों के बीच एक लगाव था। वो हमसे उतना ही प्यार करते थे जितना हम उनसे करते थे। फाटाविल के लिए उसके पार्क, उसके बाग, उसकी जान थे। शायद मैं अपनी बात से आगे निकल रहा हूँ। इन्हीं बागों में से एक में मैं उस रात भटक रहा था जब मैंने फाटाविल का एक कानून तोड़ा था। मैंने ऐसा पहली बार किया था, या शायद पहली बार नहीं। किशोरावस्था में मैंने भी बाकी लोगों की तरह काफ़ी उधम मचाया था, लेकिन वहाँ सब जानते थे कि अगर कोई गांजा वगैरह पीते पकड़े भी जाता तो बस एक रात सिटी हॉल में बिताकर अगली सुबह शर्मिंदा हालत में उसके माता पिता के पास भेज दिया जाता। ये वहाँ के कानूनों में नहीं था, ना ही वो बच्चों को बताए जाने वाले नियमों में था, और ना ही वो मायने रखने वाले नियमों में था। आजकल मुझे सारे नियम याद नहीं रहते, लेकिन एक नियम मुझे अच्छे से याद है। सूरज डूबने से पहले घर पहुंच जाना। मुझे याद है बचपन में मेरे माता पिता मुझे फिल्म दिखाने ले गए थे, और उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा। जब हम थिएटर से निकले तो लगभग रात हो चुकी थी। आसमान आग जैसे रंगों से भरा हुआ था। मुझे उनके चेहरों पर फैली घबराहट याद है। जिस तरह वो मुझे बाहों से खींचते हुए गाड़ी तक ले गए और घर लौटते वक्त रफ्तार की सारी सीमाएं तोड़ दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात से भाग रहे हों। मुझे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा था, और ये इंटरनेट से पहले की बात है। मैंने कभी फाटाविल के बाहर के किसी व्यक्ति से बात तक नहीं की थी। दुनिया ऐसे ही चलती थी, और मैंने कभी सवाल नहीं किया। बाद में जब मैं किशोरावस्था में पहुंचा तो मैंने बस इसे माता पिता की ज़्यादा सावधानी मान लिया। उस रात तक मैंने कभी सच में ये पूछने तक का नहीं सोचा कि आखिर वो ऐसा क्यों करते थे। मुझे ठीक ठीक याद भी नहीं मैं इतनी देर बाहर क्यों था। शायद किसी लड़की की वजह से। मैं एक मूर्ख आशिक सा लड़का खूबसूरत फूलों से भरे पार्क में किसी सुंदर लड़की को लाने का सपना देख रहा था। मैं उसके लिए कोई फूल नहीं तोड़ सकता था। फाटाविल में नियम थे, और ये उनमें से एक था। फिर भी अपने उस मूर्खतापूर्ण प्यार में मैं खोया रहा। इतना मूर्ख कि मुझे यह एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी देर हो चुकी है, जब तक मैंने अपने चारों ओर फैलती लंबी परछाइयां नहीं देखी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह वाक्य बहुत इस्तेमाल हो चुका है, और उससे भी ज़्यादा ये नाकाफ़ी है। मेरे खून में जैसे बर्फ़ जम गई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो असहाय वाला एहसास था, घुसपैठ का एहसास था। और अचानक मैं सतर्क हो गया।
जब मुझे समझ आया कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। मैं अकेला था, ऐसे पौधों से घिरा हुआ जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, और सूरज डूब रहा था। मैं अकेला था, अपनी गर्लफ्रेंड से दूर, माता पिता से दूर, हर उस इंसान से दूर जिसे मेरी परवाह थी, और सूरज डूब रहा था। मैं कभी अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं रहा था, और सूरज डूब रहा था। सूरज डूब रहा था और मैं डरा हुआ था। मैं भागने लगा। जैसा मैंने कहा, फाटाविल एक समझदार जगह थी। आप शाम के बाद बाहर नहीं रह सकते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि आप अपने घर में ही हों। इसलिए शहर ने अस्थायी शेल्टर बनाए थे, बस स्टॉप से थोड़े बेहतर, आती हुई रात से छिपने की जगह। उनके बारे में हर कोई जानता था। हर सड़क के मोड़ पर एक स्कूल के पास और शहर के हर पार्क के पास कई शेल्टर थे। जहां नजर डालो वहां छिपने की जगह थी। उनमें मुश्किल से 2-3 लोग ही आ पाते थे, लेकिन मेरे लिए उतना काफी था। पास के शेल्टर तक पहुंचने में मुझे बस कुछ ही मिनट लगे, लेकिन उतने में परछाइयां और लंबी हो चुकी थीं। जब आसमान बैंगनी और नीले रंगों में बदलने लगा, तो जो डर मुझ पर हावी हुआ उसे मैं नाम नहीं दे सका। तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटी छोटी आंखें हों। अपने दिल की गहराई में मुझे बस इतना पता था कि मुझे किसी भी तरह अंदर होना चाहिए, भले ही वो शेल्टर कितना ही मामूली क्यों ना हो। वो शेल्टर जितने ज़रूरी थे उतने प्रभावशाली बिल्कुल नहीं थे। वो शेल्टर ज़्यादातर शौचालयों जैसे लगते थे। उनमें 4 कमज़ोर दीवारें और एक दरवाज़ा था, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता था। मुझे याद है, जैसे ही मैं अंदर घुसा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, मेरे भीतर राहत की एक लहर दौड़ गई, इतनी ज़ोर से कि दरवाज़ा हिल गया, और फिर मैं उसी से टिककर बैठ गया। मैं सुरक्षित था। सुबह मैं अपने माता पिता के पास लौट सकता था, डांट खा सकता था, मुझे शायद सज़ा मिल सकती थी, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने अपने डर का मजाक तक उड़ाया। अब आप सोच रहे होंगे कि समस्या क्या थी। अंधेरे से तो सिर्फ बच्चे डरते हैं। ये तो फाटाविल था, यहाँ सब कुछ सुरक्षित था। मुझे तो सीधे घर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं उस शेल्टर से बाहर नहीं निकला। उस शेल्टर में एक बिस्तर था। मैं उस पर बैठ गया और रात गुजारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी मैंने तेज कदमों की आवाज़ सुनी। फिर एक झटका सा लगा, जैसे कोई शरीर दरवाजे से टकराया हो, कोई घबराहट में अपना संतुलन खो बैठा हो। मैंने किसी की हाफती हुई आवाज़ सुनी, प्लीज़, मुझे पता है तुम अंदर हो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। मैंने इंतज़ार नहीं किया। शायद मुझे करना चाहिए था, शायद मुझे और सोचना चाहिए था। पिछले कई सालों में मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने पल भर में दरवाज़ा खोल दिया। एक व्यक्ति झुककर अंदर घुसा और दीवार से वैसे ही टिक गया जैसे कुछ देर पहले मैं टिका हुआ था। उसने कहा, दरवाज़ा बंद करो। कुंडी क्लिक की आवाज़ के साथ बंद हो गई। मैं उसकी ओर मुड़ा। क्या तुम्हें चोट लगी है? अगर लगी होती तो मैं क्या कर पाता, मुझे नहीं पता, लेकिन पूछना ज़रूरी लगा। लेकिन वो घायल नहीं लग रहा था, वो बस कांप रहा था और थोड़ा थका हुआ था। वो लंबा और दुबला था, उसके लंबे सीधे काले बाल थे। शेल्टर में बहुत कम रोशनी थी, बस छोटी सी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। उस रोशनी में उसकी आंखें बहुत बड़ी और गहरी लग रही थी, बहुत अजीब लग रही थी। उसने मुझे शक भरी नज़र से देखा और खड़े होने की कोशिश की। उसने कहा, मैं ठीक हूं, और इसके बाद वो कुछ नहीं बोला। दीवार से टिककर बाहें बांधे खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं झिझका, तो तुम किससे भाग रहे थे? उसने मुझे तिरस्कार भरी नज़र से देखा। उसने कहा, रात से, और किससे? उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं चुप हो गया। मैं घबराया हुआ था। छोटे से बिस्तर पर बैठे बैठे हिलता डुलता रहा।
कड़वे मन से मैंने सोचा, लगता है पूरी रात मुझे इस अजनबी के साथ बितानी होगी। शेल्टर में कोई घड़ी नहीं थी और हम वहां चुपचाप बैठे रहे। जो घंटों जैसे लगे वो शायद बस कुछ मिनट थे। मैं अपने नाखूनों पर जमी पपड़ी को खुजलाने लगा। सोचता रहा कि क्या इस अजीब चुप्पी से बेहतर होता उस रात का सामना करना, उसके काल्पनिक खतरों का सामना करना। मैं लगभग सो ही गया था कि तभी मुझे वो चीख सुनाई दी, रात को चीर देने वाली चीख। एक ऐसी दहाड़ जो डरावने चरम तक पहुंचती गई। वो किसी औरत की आवाज़ थी जो असहनीय पीड़ा में थी। मुझे होश भी नहीं आया था कि मैं कब खड़ा हो गया और दरवाजे तक पहुंच गया। मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी पर था। तभी उस अजनबी ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी त्वचा ठंडी थी। उसके लंबे नाखून मेरी त्वचा में गड़ रहे थे। उसने कहा, नहीं, दरवाज़ा मत खोलना। मैं उसे घूरता रह गया। क्या तुम पागल हो? वहां एक औरत। चुप रहो और सुनो। वो मुझे दरवाजे से खींचकर दूर ले गया। मैं तंदुरुस्त था, चौड़े कंधों वाला, मजबूत जवान था, लेकिन वो जो भी था डराने वाली हद तक ताकतवर था। मैंने बहुत जोर लगाया लेकिन बेकार गया। उसने फिर से कहा, ध्यान से सुनो। और उसी पल वो चीख फिर से सुनाई दी। मैंने दांत भींचकर सिसकारी भरी, उसके शिकंजे सी पकड़ से छूटने की कोशिश की। और तभी मुझे कुछ एहसास हुआ। वो वही चीख थी, बिल्कुल वही। वही रोना, वही चीख, वही डरावना चरम, जैसे कोई रिकॉर्डिंग दोबारा चला दी गई हो। मैं जम गया। मेरी सांस सीने में अटक गई। वो चीख फिर से आई, वही आवाज़ जैसे रिकॉर्डिंग हो, लेकिन इस बार वो और ऊंची और ठंडी लगी। उसमें हल्की सी विकृति भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बयान करूं। उस आवाज़ में बस एक हल्का सा टेढ़ापन था जो शायद मैं नोटिस भी ना करता अगर इतना डरा और सतर्क ना होता। मेरी इंद्रियां खुल गईं और उस अजनबी ने मुझे छोड़ दिया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं पीछे लड़खड़ाया और कमज़ोरी से बिस्तर पर गिर पड़ा। सब कुछ दूर दूर सा लग रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ, मेरे हाथ कांप रहे थे। वो अजनबी मुझे देख रहा था और मुझे समझ आया वो भी तनाव में था। उसके भीतर बनावटी बेपरवाही थी, लेकिन मैंने देखा वो बार बार दरवाजे और खिड़कियों की ओर देख रहा था। पैरों पर वजन बदल रहा था, जैसे भागने की तैयारी कर रहा हो। फिर उसने कहा, क्या तुमने एंगलर फिश के बारे में कभी सुना है? मैंने नहीं पूछा कि उसका क्या मतलब था। मैं जानना नहीं चाहता था। शायद आपको अजीब लगे कि मैंने सवाल क्यों नहीं किया या खुद देखने की कोशिश क्यों नहीं की। मैं कसम खाता हूं, आप भी दरवाज़ा नहीं खोलते, आप भी उसे देखने की कोशिश नहीं करते। बहुत कम लोग इतने जिज्ञासु होते हैं कि उस ठंडी दहाड़ का सामना कर सकें। मैंने उससे पूछा, क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? वो दीवारें जो पहले कमज़ोर लेकिन काफ़ी लग रही थीं, अचानक कागज़ की बनी हुई महसूस होने लगी। उस अजनबी ने फिर मेरी ओर देखा। वो अब भी दोस्ताना नहीं लग रहा था। उसकी आंख अब भी फैली हुई थी और अजीब थी, लेकिन मुझे देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी नरमी आ गई, जैसे उसे समझ आ गया हो कि मैं कितना डरा हुआ हूं और इस हालात के लिए कितना अनजान हूं। उसने कहा, ये शेल्टर इसीलिए तो बनाए गए हैं। जब तक सूरज उगने तक हम दरवाज़ा नहीं खोलते, हम ठीक रहेंगे। हमें बस इंतज़ार करना है। इसके बाद मैंने सोने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लगा जैसे मैं किसी गुफा के मुंह पर पहरा दे रहा आदिम इंसान हूं, अकेला अंधेरे में घूर रहा हूं। झाड़ियों की हर हलचल जैसे किसी भेड़िए या बाघ का संकेत हो। मैं एक कमज़ोर से छोटे शेल्टर में छिपा हुआ था और मेरा इकलौता साथी एक रहस्य था। मेरे हाथों में कोई भाला नहीं था,
इसी चौकसी की वजह से जब खिड़की के बाहर हल्की सी हरकत हुई तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। मेरी चीख निकलने वाली थी, लेकिन उस अजनबी ने मुझे चुप करा दिया। मैंने तुरंत मुंह बंद कर लिया। उस अजनबी को इस बारे में मुझसे ज़्यादा पता था। जो भी हो रहा था मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, और अपने अहंकार के लिए मैं मरना नहीं चाहता था। हम दोनों उस छोटी सी खिड़की को घूरने लगे। मैं उस हरकत को थके और डरे हुए दिमाग का भ्रम मान ही रहा था कि तभी वो फिर से हुई। मैं जम गया। खिड़की के बाहर कुछ था। मैं देख नहीं पा रहा था कि वो क्या है। मुझे बस एक परछाई दिखी। खिड़की के बाहर सच में कुछ था, लेकिन कदमों की कोई आवाज़ नहीं थी। सिर्फ पतले शीशे के पीछे हिलती धुंधली परछाइयाँ थीं। मैं बिल्कुल स्थिर था, सिवाय अपनी सांसों के, जो तेज और उखड़ी हुई थी। मुझे लग रहा था जैसे हवा ही कम पड़ रही हो। तभी मेरे दिमाग ने धीरे से फुसफुसाया, एंगलर फिश। उस अजनबी ने भी फुसफुसा कर दोहराया, एंगलर फिश। हम चुप थे, खिड़की को घूर रहे थे। शेल्टर में कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लगने लगा था। हालांकि रात थी, लेकिन रातें कभी पूरी तरह काली नहीं होती। चाहे आसमान में पूरा चांद भी ना दिख रहा हो, वो ज़रूरत से ज़्यादा अंधेरा था। खिड़की से पर्याप्त रोशनी नहीं आ रही थी। मैंने तब तक सांस नहीं ली जब तक चांद की रोशनी वापस नहीं आ गई और बाहर की हलचल खत्म नहीं हो गई। मेरी छाती से एक लंबी कांपती हुई सांस बाहर निकली। बाहर फंसने के लिए तुमने बहुत बुरी रात चुनी है। मैं झटके से उस अजनबी की ओर मुड़ा। उसकी नज़र अब भी ठंडी थी। मुझे अचानक एहसास हुआ, यह कितना अजीब है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। फाटाविल कोई बड़ा शहर नहीं था, हर किसी को जानना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं मिलनसार था और जब मौका मिलता मैं घूमता रहता था। शहर में बहुत कम लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। फिर भी उसका चेहरा मुझे याद नहीं था, उसका नाम भी नहीं। उस वक्त मैंने पूछा भी नहीं। कुछ ऐसा था जो पूछने से मना कर रहा था। मैंने पूछा, कैसे? उसने फिर बाहर की रात की ओर देखा। उसने फिर से कहा, बुरी रात। आजकल बहुत लोग घूम रहे हैं। अंदर रहना बेहतर होता। तुम्हें कानूनों का पालन करना चाहिए था। मैंने पूछा, लोग से तुम्हारा क्या मतलब है? जवाब में मुझे बस एक तिरस्कार भरी नजर मिली। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया गया? मैं चुप रहा और तय किया कि सुबह होने पर माता पिता से पूछूंगा। अगर मैं जिंदा बाहर निकल पाया तो। फिर भी मैंने संभल कर एक और सवाल किया, तुम इतनी देर रात बाहर क्यों थे? उसने कंधे उचका दिए। किसी से मिलने आया था, और इसके आगे कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आया कि वो जानबूझकर टाल रहा था या उसे एहसास ही नहीं था कि आमतौर पर लोग ज़्यादा बताते हैं। लेकिन मैंने वो बात वहीं छोड़ दी। वो यहाँ था और मेरी मदद कर रहा था। यही सबसे ज़रूरी था। मुझे समय का सही अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अगली कोशिश होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। दरवाजे पर 3 तेज दस्तकें हुईं और फिर एक मर्दाना पेशेवर आवाज़ आई, आप लोग अंदर ठीक तो है ना? मैं चौंक गया। किसी और इंसान की आवाज़ सुनना अजीब लग रहा था। ऐसा लगा जैसे हम असली दुनिया से बाहर निकल आए हों और भ्रम और परछाइयों की दुनिया में पहुंच गए हों। और किसी पुलिस वाले की आवाज़ और भी ज़्यादा अजीब था। वो मेल नहीं खा रही थी। मैंने आवाज़ दी, जी हाँ ऑफिसर, हम ठीक हैं। मेरे पास खड़ा अजनबी अकड़ गया। उसकी बड़ी काली आंखें दरवाजे पर टिक गईं। उसने फुसफुसा कर कहा, दरवाज़ा मत खोलना। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, क्या? वो तो पुलिस वाला है। और तभी मुझे एंगलर फिश याद आ गई। दस्तकें फिर से आईं। बाहर से आवाज़ आई,
अगर मैं अंदर आकर देख लूं तो कोई दिक्कत? वो आवाज़ बिल्कुल सामान्य लग रही थी और यही सबसे डरावनी बात थी। उसमें वैसी विकृति नहीं थी जैसी चीख में थी। वो एक थके हुए आदमी की आवाज़ लग रही थी जो ड्यूटी खत्म करके घर जाना चाहता था। लेकिन मैं फाटाविल के पुलिस वालों को जानता था। मेरे पिता भी पुलिस में थे और मैं उनके ज़्यादातर साथियों से मिल चुका था। वो आवाज़ मेरी जानी पहचानी नहीं थी। मैं चुप रहा और दरवाजे को घूरता रहा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। अब उस पुलिस वाले की आवाज़ में झुंझलाहट थी। मैं और वो अजनबी, हम दोनों खामोश रहे और तभी एक धीमी, गुस्से से भरी गुर्राहट सुनाई दी। दस्तकें और ज़ोर से और तेज़ हो गईं। मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करवा सकता हूँ, दरवाज़ा खोलो। और 1-2 मिनट की खामोशी के बाद जो भी कोई बाहर था वो फुफकारा। वो किसी इंसान की फुफकार जैसी नहीं थी, ना ही किसी सांप जैसी। वो सूखी घास में से गुजरती हवा की आवाज़ लगी। फिर कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो हमसे दूर जा रही थी। क्या वो वही था जो पहले था? मेरा ये सवाल सुनकर उस अजनबी ने कंधे उचका दिए। हम दोनों चुप रहे। मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। बस बिस्तर पर बैठकर मैं उस पतले दरवाजे को घूरता रहा, उन खिड़कियों को घूरता रहा जो एक वार में टूट सकती थी। हल्की फुल्की बातें असली दुनिया के लिए होती हैं, रोशनी वाली दुनिया के लिए, वो दुनिया जिसे मैं समझता था। फिर भी किसी तरह अपने डर के बीच भी मैं बोर होने लगा। अगर डर को काफ़ी देर तक महसूस किया जाए तो इंसान उसे भी अपना लेता है। शेल्टर में हमारे अलावा बस एक छोटी सी शेल्फ थी जो कोने में ठुसी हुई थी। उस पर बस एक नमक का डब्बा था जो लगभग खाली था और एक छोटी सी किताब थी। मुझे उसका नाम याद नहीं, बस इतना याद है कि वो एक सस्ती दुकान से खरीदी गई किताब थी। मैंने नमक का डब्बा उठाया और किसी तरह वो मुझे ठीक लगा। मुझे माँ की कही एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, नमक ज़रूरी होता है। और तभी उस अजनबी ने कहा, नमक को अपने पास रखो। मैंने अजनबी की ओर देखा। वो अभी खिड़की से बाहर उस अजनबी रात में घूर रहा था। उसने एक नज़र मेरी ओर डाली, फिर नमक के डब्बे को शक से देखा और फिर नज़र वापस खिड़की की ओर मोड़ ली। इसे अपने पास रखना, शायद इसकी ज़रूरत पड़े। मैंने पूछा, शायद? उसने कहा, बस अपने पास रखो। किस लिए? इसकी ज़रूरत क्या है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने डब्बा वापस रखा और छोटी किताब खोल ली। उसके पन्ने फटे हुए थे, जिल्द टूटी हुई थी, फिर भी पढ़ी जा सकती थी। मैंने किताब का लगभग चौथाई हिस्सा पढ़ लिया था कि तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई चीज़ छत पर आकर गिरी हो। मैं गाली दे बैठा, किताब गिरा दी और उछलकर खड़ा हो गया। उस अजनबी ने मुझे वापस नीचे बिठा दिया। उसने कहा, रुको, यहीं बैठे रहो। लेकिन उसकी काली आंखें पहले से भी ज़्यादा फैल गई थी। मैं कांपता हुआ फिर से बैठ गया। मेरी नज़रें छत पर जमी हुई थीं। भारी कदमों की गूंज उस छोटे से कमरे में फैल गई, जैसे कोई शेल्टर की छत पर चल रहा हो। फिर मैंने खरोंचने की आवाज़ सुनी, जैसे बड़े बड़े पंजे उसकी छत को खरोंच रहे हों। दुनिया जैसे सांस रोककर ठहर गई हो। और फिर तेज़ हवा के झोंके जैसी आवाज़ के साथ जो भी छत पर उतरा था गायब हो गया। मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं फिर कभी रात में बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो अजनबी मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसने एक आवाज़ निकाली जो ध्यान से सुनो तो हंसी जैसी लग सकती थी। इसके बाद हम कुछ देर अंधेरे में बैठे रहे। मैंने वही चीख फिर से सुनी जो पहले सुनी थी, लेकिन इस बार दूर से। मैंने उम्मीद की कि सब लोग अंदर ही रहें। कुछ देर बाद घंटियों की आवाज़ आई, जैसे घोड़े की लगाम पर होती हैं, और कई घोड़ों के एक साथ दौड़ने की आवाज़ आई।
ये सुनकर अजनबी भी जैसे जम गया, सांस रोके रहा जब तक वो घोड़े, अगर वो सच में घोड़े ही थे, रात में गायब नहीं हो गए। कई बार मुझे लगा मैंने एक पीला चेहरा देखा है जो शीशे से सटा हुआ अंदर झांक रहा है, लेकिन जब मैंने खिड़की की ओर देखा वहां सिर्फ अंधेरा होता था। मैं किताब लगभग खत्म ही कर चुका था कि तभी दौड़ते कदमों की आवाज आई। मैंने ऊपर नहीं देखा। मेरे दिमाग के पीछे एंगलर फिश की तस्वीर थी। जो भी था, यह एक चाल थी। मुझे पता था चाहे कुछ भी हो, मैं वो दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। लेकिन वो संकल्प उसी पल टूट गया जब जो भी था वो दरवाजे तक पहुंच गया। वो बेताबी से दरवाजे को पीटते हुए बोला, ग्रेग, क्या तुम अंदर हो? मैं लगभग चीख पड़ा, माँ, क्या ये तुम हो? तभी वो अजनबी दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। मेरी माँ की चीखों की परवाह किए बिना उसने ठंडी और धीमी आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलना। मैंने बेबसी में खिड़की की ओर देखा। ये एक चाल थी। ये फिर से वही एंगलर फिश था। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता था। मुझे पता था मैं ये नहीं कर सकता। ग्रेगरी, प्लीज, क्या तुम अंदर हो? लेकिन मेरी माँ रो रही थी। प्लीज मुझे अंदर आने दो। मैं आगे बढ़ा। वो अजनबी अकड़ गया, लेकिन मैं कुंडी की ओर नहीं बढ़ रहा था। मैंने पूछा, माँ, तुम इतनी देर रात बाहर क्यों हो? मेरी माँ चुप हो गई। उनका रोना अचानक थम गया। ग्रेग, तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने अपना होठ काट लिया। दुनिया में इससे बड़ा अपराध बोध कुछ नहीं कि बच्चा अपने माता पिता पर शक करे। तुम इतनी देर रात बाहर क्यों हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की। तुम गायब थे और मैं घबरा गई थी। तुम्हारे पिता जॉनथन और मैं। ये सुनते ही मैं जम गया। मैंने काटती हुई आवाज में कहा, मेरी माँ मेरे पिता को जो के अलावा कभी किसी और नाम से नहीं बुलाती, कभी नहीं। मेरे सीने में गुस्सा उबलने लगा। उसने डर को दबाया नहीं, बल्कि उसके साथ मिल गया। एक खौलता हुआ खतरनाक मिश्रण बन गया। इस चीज की, जो भी ये थी, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी माँ की नकल करे? मैंने कहा, इससे बेहतर कोशिश करो, और बिस्तर पर वापस जाकर बैठ गया। वो चारा मुझे लगभग फंसा ही चुका था, लेकिन इस बार मैं दांतों से बच निकला था। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। उसने पुलिस वाले की तरह गुर्राया नहीं। वो थोड़ी उलझी हुई लगी। फिर मैंने दरवाजे को हिलते हुए सुना जब वो उस पर पीटने लगी। ग्रेग, प्लीज दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने अपने होठ काटे और कुछ नहीं कहा। मैं नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। और तभी एक गुर्राहट जैसी आवाज़ आई, और वो चीज़ जो मेरी माँ नहीं हो सकती थी, तीखी चीख मारने लगी और दरवाजे पर और जोर से पीटने लगी। नहीं ग्रेग, मुझे अंदर आने दो। उस अजनबी ने कहा, मत करना, ऐसा मत करना। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी। तुम हम दोनों को मरवा दोगे। मैं जड़ हो गया था। मैं सोच नहीं पा रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने अपने कान ढक लिए और आंखें बंद कर ली और खुद को सिकोड़कर एक बॉल की तरह बन गया। मैं अब भी वो चीखें सुन पा रहा था। मैं अब भी वो गिड़गिड़ाना सुन पा रहा था। दरवाजे पर बेतहाशा चोटें पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज़ें कभी नहीं रुकेंगी। और फिर एक और गुर्राहट आई, और फिर एक बेबस ऊपर चढ़ती हुई चीख सुनाई दी। मेरे कानों पर हाथ थे, फिर भी मैंने सुना एक गीली मांसल सी आवाज़, जैसे चाकू चिकन को चीरता है। और फिर उसके बाद खामोशी। धीरे धीरे मैंने अपने कानों से हाथ हटाए
और तभी किसी चीज़ ने अपने पंजे दरवाजे पर घसीटे। मुझे लगा मेरा दिल सीने में ही रुक जाएगा। फिर एक आवाज़ आई। वो मेरी माँ की आवाज़ नहीं थी, मतलब वो उन्हीं की आवाज़ थी, लेकिन वो नहीं थी। मेरी माँ कभी ऐसे नहीं बोल सकती थी। उसने कहा, हम अंदर आने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। और तभी उस अजनबी ने कुछ कहा। मैं उसके शब्द समझ नहीं पाया, लेकिन वो भाषा सिहरन पैदा करने वाली थी। जाहिर था बाहर जो भी था वो उस भाषा को समझ गया था। वो गुर्राया और उसने दरवाजे पर एक वार किया, ऐसा वार जिससे दीवार हिल गई लेकिन टूटी नहीं। फिर मैंने उसके कदमों की आवाज़ सुनी जो रात में दूर जाते जा रहे थे। सुबह तक फिर कुछ और नहीं हुआ। मैं तब तक नहीं हिला जब तक वो अजनबी नहीं हिला। जब उसने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, बिल्कुल डरे हुए चूहे की तरह। सवेरा उतना ही राहत भरा था जितना डूबते इंसान के लिए लाइफ बोट होती है। इतनी देर अंधेरे में रहने के बाद सुबह की रोशनी में सामान्य सड़क असली नहीं लग रही थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जमीन पर टिकाए, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि ये सच है, कि ये वास्तविक है। और जब मैंने ऊपर देखा तो उस अजनबी को दूर जाते देखा। मैंने कहा, अरे रुको। वो चौंक कर मुड़ गया और जब मैं उसके पास पहुंचा तो धूप में वो मुझे अलग लग रहा था। उसकी आंखें अब उतनी फैली और गहरी नहीं थी। उसकी त्वचा भी उतनी फीकी नहीं लग रही थी। वो सड़क पर चलने वाले किसी भी आम इंसान की तरह लग रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं ताकि तुम सुरक्षित पहुंच जाओ। तुमने जो किया उसके बाद ये तो मेरा फर्ज है। अगर मैं अकेला होता तो मेरे साथ रात को क्या होता? अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया होता, या उससे भी बुरा, शेल्टर की सुरक्षा छोड़ दी होती। उस अजनबी ने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर सर हिलाया। एहसान के बदले एहसान, ये भी ठीक है। उसने धन्यवाद नहीं कहा, बस सड़क की ओर मुड़ा और चलता रहा। मैं भी उसके साथ साथ चलने लगा। हम चुपचाप चलते रहे। हमारे चारों ओर फाटाविल जाग रहा था। दुकानों में लाइटें जल रही थी। लोग अपने कुत्तों को टहला रहे थे। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। जब भी हम किसी शेल्टर के पास से गुजरते, मैं सिहर जाता। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो सब सच हो सकता है। लेकिन मैं खुद को यह भी नहीं समझा पाया कि वो सपना था। मैंने चीख सुनी थी, मैंने कदमों की आवाज़ सुनी थी, मैंने परछाइयाँ देखी थी, मैंने किसी चीज़ को मेरी माँ बनकर बोलते हुए सुना था। मेरी आंखों में आंसू चुभने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा किया। मुझे पता था वो मेरी माँ नहीं थी, फिर भी मैं अपने आप को कायर जैसा महसूस होने से नहीं रोक पाया। तभी उस अजनबी ने कहा, तुम कायर नहीं हो। दिन की रोशनी में उसकी आवाज़ अलग थी, अब भी ठंडी और साफ, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मानवीय थी, थोड़ी ज़्यादा सामान्य थी। फिर उसने मुझे देखा। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या सोच रहा था। तभी उसने कहा, तुमने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। वो सही फैसला था। खुद को बेवकूफ़ बनाकर कुछ और मत मानो। धीरे धीरे मैंने सर हिलाया। मुझे नहीं पता क्यों, वो कोई उपदेश नहीं था, फिर भी मुझे अच्छा लगने लगा और हम चलते रहे। मैंने एक और शेल्टर से निकलती औरत को देखा और हाथ हिलाया। मैं सोचने लगा, उस रात शहर के बाकी लोगों का क्या हुआ होगा। उम्मीद है किसी और ने दरवाज़ा नहीं खोला होगा, किसी और ने अंधेरे को अंदर नहीं आने दिया होगा। मैं सोचता रहा, क्या मुझे कभी पता चलेगा? अगर किसी ने ऐसा किया हो तो क्या होगा? तभी वो अजनबी रुक गया। यही मेरी जगह है। मैं रुक गया, पलकें झपकाने लगा। मैं किसी घर की उम्मीद कर रहा था या किसी अपार्टमेंट की, लेकिन ये तो एक पार्क था,
ये उस पार्क से अलग था जहां मैं पिछली रात घूम रहा था। यहाँ फूल कम थे, लेकिन पेड़ ज़्यादा थे। मैं पेड़ों के बीच कुछ देख नहीं पा रहा था, बस धूसर सी हरी परछाइयाँ दिख रही थी। मैं पीछे हट गया। इसके बाद मैं अंधेरे से डरने वाले किसी को जज नहीं करूँगा, वो पूरी तरह जायज़ लगता है। मैंने पूछा, यहाँ? उसने सर हिलाया और मुझे देखा। अगली बार ज़्यादा सावधान रहना। मैंने सर हिलाया। मुझे 2 बार कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अभी रुका नहीं था। ये एक अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ कानून है। अगर इसे अच्छा बनाए रखना है तो हमें उनका पालन करना होगा। उसने आगे बढ़कर मेरी छाती में उंगली चुभो दी। वो अब भी ताकतवर था और मैं पीछे लड़खड़ा गया। वो मेरे सामने खड़ा था। जब मैंने बस एक पल के लिए उसके हाथ की ओर देखा, जब मैंने सर उठाना शुरू किया, वो अब भी सामने था। उसके जूते मेरी नज़र में थे, लेकिन जब मैंने पूरा सर ऊपर उठाया, वो मेरे सामने नहीं था। वो गायब हो चुका था। मैं एक खाली सड़क को घूर रहा था। धीरे धीरे मैंने उस पार्क की ओर देखा तो मुझे गहरे हरे जंगल दिखाई दिए। छतरी जैसे पेड़ों के नीचे फंसी रात दिखाई दी। मैंने उस जंगल की ओर झुककर प्रणाम किया, बहुत सम्मान के साथ, और फिर मैं अपने घर की ओर मुड़ गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक भी ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।